हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा 11th क्विज़ सेशन है और आज का ब्रॉड टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो इसको आज हम कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एंड देन वील आंसर द क्वेश्चंस। So this is our first question. Which of the following is a variable cost? Okay, interest payment, raw material cost, property taxes, all of the above are variable cost. Option D. Okay, so these are the four options. Next question, which of the following is an implicit cost? तो जिसको पता है जिसको पता है implicit cost के बारे में, तो वो आंसर कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द आउटपुट लेवल्स एट विच शॉर्ट रन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व रीच अ मिनिमम आर लिस्टेड इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, देन द ऑर्डर वुड बी। यहाँ पर ऑर्डर से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आर गिवन। The next question is, if an input is owned and used by a firm, then it's option A, explicit cost is 0, implicit cost is 0, opportunity cost is 0, and economic cost is 0. Next question, the law of diminishing returns, not utility, diminishing returns, begins at the level of output where there are 4 options given. You can just pause the video and try to answer on your own. I'm moving forward. The next question is, if a firm has a downward sloping long run average cost curve, then 4 options are given. Question number 7, when marginal cost, that is MC, is equal to average cost, that is AC. Okay, marginal cost MC and average cost AC. The slope of the average cost, that is the AC, is. Question number 8, one reason that a firm may experience increasing returns to scale is that greater levels of output make it possible for the firm to, the options. Question number 9 is the sum where the cost function is given and the price is given. So we have to find out the marginal cost of the producer in equilibrium. Okay. And question number 10 is also a sum where the total cost is given, the price is given, P is equal to 100 minus 3Q, in the demand function to be more specifically, and then we have to find out the price at which the profits would be maximized. Okay, so these are the questions. The thing which you have to do is to pause the video and try to answer it on your own, and अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स अगर आपको पता ना हो, तो इस वीडियो में हम अभी कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कॉस्ट क्या है। देखिए, फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स चाहिए और इस इनपुट को खरीदने के लिए फर्म को भी खर्चा करना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई कॉस्ट रेफर्स टू मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर या कोई फर्म ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इनपुट चाहिए और इनपुट को हायर करने के लिए हमें, और इनपुट के लिए हमें खरीदना भी पड़ता है। तो वो प्रोड्यूसर खरीदता है, तो उसका जो मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और बिजनेस डिसीजंस आर जनरली टेकन बेस्ड ऑन द मॉनिटरी वैल्यूज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। ऑब्वियसली बिजनेस डिसीजंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव यूनिट प्राइसेस विल गिव अस द मॉनिटरी वैल्यू और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। तो पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो देखिए, यहाँ पर दोनों कमोडिटीज़ है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स का प्राइस है 10 रुपीज़, वाई का प्राइस है 5 रुपीज़ और आपके जेब में 100 रुपीज़ है। तो आप पहले एक्स कमोडिटी 10 यूनिट्स आप खरीद रहे हो,
0 यूनिट्स ऑफ वाई, आप कुछ वाई नहीं खरीद रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा जो 100 रुपीज़ था आप उसको एक्स कमोडिटी पे आप वो खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपना डिसीजन चेंज कर लेते हो और सपोज 4 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी आप खरीदते हो और 8 यूनिट्स ऑफ एक्स आप खरीदते हो, ठीक है, ओके, तो क्या है कि 4 यूनिट्स ऑफ वाई खरीदने के लिए आपको 2 यूनिट्स ऑफ एक्स सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपका 0 यूनिट्स ऑफ वाई था, आप वाई को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 4 यूनिट्स और एक्स को डिक्रीज आप कर रहे हैं बाय 2 यूनिट्स, ओके। तो opportunity cost can be seen as the expected returns from the second best use of an economic resource which is foregone due to the scarcity of resources। क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ ऐसे खरीदना होगा ताकि आपको एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा। तो जब आप वाई आप चाहते हो तो वाई को खरीदने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिडक्शन के लिए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूज ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स, उसको पाने के लिए आपको जो चीज़ खोना पड़ता है ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 से ज़्यादा नहीं है, सो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ ही खर्चा करना होगा। लेकिन आपको 100 रुपीज़ ऐसे खर्चा करना होगा क्योंकि आपका स्केर्स है, आपका बजट कॉन्स्ट्रेंट है, राइट। तो इसलिए आपको ऐसे खर्चा करना पड़ेगा कि आपको वाई भी मिले और एक्स भी मिले, लेकिन एक्स आपको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा to get some amount of y, okay, okay, so I think so opportunity cost is clear। next है एक्चुअल और एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है आप जहाँ खर्चा कर रहे हो, दैट इज़ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जैसे कि लेबरर को आप वेजेस दे रहे हो। और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जहाँ पर आपको कोई कैश नहीं देना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर पे ही बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को मिला के हमें इकोनॉमिक कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूडेड है, और बिजनेस कॉस्ट में भी ऐसा है कि ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टू कैरी आउट बिजनेसेस आर रेफर्ड टू एज बिजनेस कॉस्ट। तो यहाँ पर सब कुछ इंक्लूडेड होता है बिजनेस कॉस्ट में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कॉस्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कॉस्ट जो फिक्स्ड होता है। सो कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड इन वॉल्यूम फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, दे डू नॉट वेरी विद आउटपुट। मतलब आप आउटपुट चेंज अगर हो रहा है, आप आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। आउटपुट चेंज से आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं चेंज होता है। इसको फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, लैंड मेंटेनेंस, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट एक शॉर्ट रन कंसेप्ट है, लॉन्ग रन में सब कॉस्ट वेरी होता है, क्योंकि देखिए मशीनरी शॉर्ट रन में वो फिक्स्ड होता है, राइट। और क्योंकि मशीनरी जब डेप्रिसिएशन होगा तो लाइक डेप्रिसिएशन अभी तक फिक्स्ड है, वो चेंज होगा लॉन्ग रन में, राइट। तो लैंड जो होता है वो फिक्स्ड है, लैंड के ऊपर जिसके ऊपर फर्म सेट होता है वो फिक्स्ड होता है। तो आउटपुट चेंज होने से इन सब फिक्स्ड कॉस्ट की कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। नाम से ही आप समझ सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या है। दीज आर द कॉस्ट दैट वेरी विद वेरिएशंस इन आउटपुट एंड इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, रनिंग कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सच एज fuel, repairs, routine maintenance expenditure, direct labor charges associated with output levels, ठीक है। The cost of all other inputs that may vary with the level of output। तो जो रॉ मटेरियल्स जो होता है, रॉ मटेरियल्स आप खरीद रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो जितना आप रॉ मटेरियल्स इंक्रीज करोगे प्रोडक्शन में चेंज होगा, रॉ मटेरियल्स का प्राइस चेंज होता है, जो रनिंग कॉस्ट होता है जैसे फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, सो ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। और आउटपुट चेंज होने से ये सब वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। Total cost refers
to the total expenditure on the production of goods and services. total product की तरह total cost भी total expenditure हम कहते हैं. total product मतलब हम कितना produce कर रहे हैं in total, और total cost मतलब कितना expenditure हो रहा है goods and services produce करने के लिए. ये explicit और implicit cost दोनों को include करते हैं. average cost मतलब total cost divided by output, per unit cost मतलब, ठीक है, एवरेज कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट में जो चेंज आते हैं ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट. आप एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है, मतलब प्रोड्यूस करने से कॉस्ट होता है. तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज आप एक प्रोडक्ट इंक्रीज करने से, लाइक एक इनपुट एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज करने से टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आते हैं, तो उससे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट. नेक्स्ट है शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट चेंज होता है जब आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट चेंज होते हैं, द साइज ऑफ द फर्म रिमेनिंग कांस्टेंट. तो शॉर्ट रन की कंसेप्ट है ये, डिज़ायर्ड आउटपुट जब चेंज होते हैं. एंड दीज कॉस्ट आर ऑफन रेफर्ड टू एज वेरिएबल कॉस्ट. और लॉन्ग रन कॉस्ट जो होता है ऑन द अदर हैंड वो सब कॉस्ट है जो इनकर्ड होता है ऑन अ लॉन्ग रन बेसिस, जैसे कि फर्म के फिक्स्ड एसेट जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एट्सेट्रा. और उसके बाद है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इट रेफर्स टू द टोटल एडिशन टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिसीजन टू एक्सपैंड आउटपुट. इंक्रीमेंट नाम से ही पता चलता है, इंक्रीमेंट मतलब एक चेंज हो रहा है. तो जो एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड है with the decision to expand output or to add a new variety of product, कोई नया variety of product आप add कर रहे हो तो क्या addition होता है, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट जो इनकर्ड होता है. देखिए चेंज इन कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट का कहना है कि चेंज इन कॉस्ट वो कॉस्ट रिड्यूस भी हो, एक इनपुट आप रिड्यूस कर रहे हो तो कॉस्ट रिडक्शन भी हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट. लेकिन इंक्रीमेंटल मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड होता है जब आउटपुट जब डिसीजन लेना पड़ता है टू एक्सपैंड आउटपुट और टू एड अ न्यू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. इट अराइज एज अ result of change in product line, addition or introduction of new product, replacement of a worn out product and machinery, replacement of old technique of production with a new one. Okay. नेक्स्ट है संक कॉस्ट. तो संक कॉस्ट मतलब कॉस्ट जिसको आप मतलब जो आपने ऑलरेडी इनकर कर चुका है, मतलब आपने ऑलरेडी खर्चा कर चुका है और आप कुछ नहीं कर सकते, उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं. तो दीज आर द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज. इसको ऑल्टर भी नहीं किया जा सकता है, इंक्रीज भी नहीं कर सकते हैं आप और डिक्रीज भी नहीं कर सकते हैं. बाय वेरिंग द रेट ऑफ आउटपुट by varying the rate of output. Once management decides to make incremental investment expenditure and the funds are allocated and spent, all preceding costs are considered to be sunk cost. एक बार आपने incremental investment अपने अगर ले ली है और आपने पैसा आप खर्चा कर चुके हैं आप, तो इस preceding cost को हम sunk cost कहते हैं, क्योंकि इसको आप मतलब सिंस दे अकॉर्ड टू द प्रायर कमिटमेंट एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स और रिकवर, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मार्केट कंडीशंस और चेंज इन बिजनेस डिसीजंस. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब इस कॉस्ट को हम रेफर करते हैं. देखिए संक कॉस्ट का एग्जाम्पल देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें आप बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आप पढ़ाई जब कर रहे हो करते करते आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका मतलब एरिया नहीं है, आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मतलब आप इतना इन्वेस्ट कर चुका है आपने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कोर्स में कि आप अब बैकआउट नहीं कर पाओगे, तो इसको हम कहते हैं संक कॉस्ट. नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट एंड एसेट एक्वायर्ड इन द पास्ट. नाम से ही पता चल रहा है हिस्टोरिकल, द कॉस्ट एंड एसेट एक्वायर्ड इन द पास्ट, वेयर इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेफर्स टू द आउटले मेड फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट. ओल्ड एसेट को जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो उस रिप्लेसमेंट में क्या खर्चा हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट जो कि विच आर पेड आउट बाय द फर्म. और सोशल कॉस्ट मतलब आर दोज that are not paid or borne by the firm, including the use of resources that are freely available, plus the disutility created in the process of production. Example of such
social costs include water pollution from oil refineries, air pollution caused by mills and factories located near a city, etc. From a firm's point of view, such costs are classified as external costs, and from the society point of view, they are classified as social cost. देखिए यहाँ पर बेसिकली हम सोशल एस्पेक्ट को देखते हैं और ये कॉस्ट फर्म नहीं इनकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी डिसयूटिलिटी क्रिएटेड होता है, जैसे कि फर्म में एक प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है, तो ये एक सोशल कॉस्ट इनकर कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप. तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो कि एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, आप देख सकते हैं. ठीक है. ये है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉस्ट फंक्शन जो कि डिपेंड करता है टाइम फ्रेमवर्क, जैसे कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. शॉर्ट रन कॉस्ट में हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है कि टोटल अमाउंट जो कि पेड होता है फॉर वेरिएबल इनपुट, और ये इंक्रीज होता है जब आउटपुट इंक्रीज होता है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट टू पेड इनपुट पेड for fixed input, fixed amount paid for fixed input actually, and it does not vary with output. तो total cost होता है total variable cost plus total fixed cost. तो अब देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिकली बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट किया गया है. देखिए आउटपुट है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है 6000. टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखिए जैसे ही आउटपुट इंक्रीज हो रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखिए इंक्रीज हो रहा है 4000, 6000, 9000, 14000, 22000, 32000, और टोटल कॉस्ट हम इन दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है. अब यहाँ से हमें कॉस्ट मिलता है. अब देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है तो 6000 में देखिए 6000 में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज TFC फिक्स्ड है. ठीक है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसे दिखता है और टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके हमें मिलता है टोटल कॉस्ट. इसलिए टोटल कॉस्ट इज अबव द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, बिकॉज वी आर एडिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो ये है टोटल कॉस्ट कर्व. ठीक है. नेक्स्ट है एवरेज कंसेप्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी, और एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी. तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट इट मेजर्स द चेंज इन द टोटल कॉस्ट एज द आउटपुट वेरीज. आउटपुट चेंज होने से टोटल कॉस्ट कितना चेंज होगा. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज del TV that is change in total cost by change in quantity is equal to del TVC. क्योंकि देखिए फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी. ओके. तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पर क्वांटिटी तो गिवन है और पहला टेबल में हमें टोटल फिक्स कॉस्ट का हमारे पास वैल्यू था, तो हम एवरेज फिक्स कॉस्ट हम निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय Q. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. ओके. एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब देखिए डिवाइड करके हमें मिला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट्स 40 30 30 30 30 फिक्स रहता है, फिर डिक्रीज फिर 35 होता है, देन अगेन 44 56 इंक्रीज होता है. तो अब देखिए पहले ये डिक्रीज होके कांस्टेंट होता है फिर इंक्रीज होता है. ओके. और एवरेज फिक्स कॉस्ट अब एवरेज टोटल कॉस्ट देखिए पहले 100 था, फिर 60 था, फिर डिक्रीज होके 50 हुआ है, 50 में कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद इंक्रीज होता है 56 66.7. ठीक है. और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो होता है 40 फिर 20 फिर 30 50 80 120. ओके. सो यहाँ पर ये है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के कंसेप्ट. तो अब देखिए शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट अब देखिए पहले देखिए ये 40 था. ओके. ये यहाँ पर ये 40 था, अब 40 होके देन इट गोज़ डाउन टू 20. सो 20 हुआ है. ठीक है. मिनिमम पॉइंट उसने रीच किया है एट 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. ठीक है. उसके बाद वो इंक्रीज करता जाता है फ्रॉम 80 देन टू
80 50 फ्रॉम 50 80 120, ठीक है, ये है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो मतलब डाउनवर्ड होगा क्योंकि इट इज़ फॉलोइंग, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब देखिए यू शेप्ड की काइंड ऑफ होगा, बिकॉज अब देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले 40 था, फिर डिक्रीज हो के 30 कांस्टेंट हुआ है, फिर उसके बाद 35 इंक्रीज होता है थोड़ा सा, फिर 44 56 इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई इट लुक्स लाइक दिस। और एवरेज टोटल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब एडिशन है, तो ये भी कुछ ऐसे दिखेगा इस कॉस्ट शेड्यूल के अनुसार, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल रिलेशनशिप्स ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर प्रोडक्शन और कॉस्ट के हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, अब देखिए पैनल ए को और पैनल बी को अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है, राइट, ओके फाइन। जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तब मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट मिनिमाइजेशन और आउटपुट ज़्यादा, तो जब आउटपुट ज़्यादा होता है तब कॉस्ट कम होता है, इसलिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो तब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है। अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता है मतलब लोअर आउटपुट, तब मार्जिनल कॉस्ट, तब कॉस्ट ज़्यादा होगा, इसलिए लोअर आउटपुट एक्सपेंडिचर उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स, तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जब डिक्रीज होता है देन मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आप देखिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जब इक्वल होते हैं एट मैक्सिमम एपी, तो तब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट मिनिमम ऑफ एवीसी। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल होते हैं एट मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट, तब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट मिनिमम ऑफ एवीसी, क्योंकि मिनिमम ऑफ एवीसी वेरिएबल कॉस्ट में ही आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्योंकि खर्चा कम करने, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बेसिकली, अब ऐसे एफिशिएंटली रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हो कि कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट में आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये है कॉस्ट और प्रोडक्शन के रिलेशन। अब चलिए देख लेते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट आउटपुट रिलेशंस आर नॉर्मली डिटर्मिन्ड बाय कॉस्ट फंक्शन एंड एग्जिबिटेड बाय कॉस्ट कर्व्स, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन तो हम जानते हैं टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट, और द शेप ऑफ कॉस्ट कर्व डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विच आर डिराइव फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट डेटा। हमने कॉस्ट फंक्शन डेटा दिखाए हैं आपको, और कैसे हम डिराइव कर रहे हैं ये भी हमने दिखाए हैं। तो लीनियर कॉस्ट फंक्शन मतलब आप ऐसे देखोगे, लीनियर कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू, वेयर ए इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड होगा ई डी, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये है टोटल वेरिएबल, बी क्यू है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। और नेक्स्ट है एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टोटल कॉस्ट एज फॉलोज। देखिए एवरेज कॉस्ट है टोटल कॉस्ट बाय क्यू, तो ये है ए बाई क्यू प्लस बी क्यू बाई क्यू, ठीक है, मतलब ए बाई क्यू, तो ये ऐसा होगा ए बाई क्यू प्लस बी, ओके। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन आउटपुट चेंज होने से टोटल कॉस्ट कितना चेंज होगा, तो डी टी सी बाई डी क्यू, उससे हमें बी मिलता है, डिफ्रेंशिएट करके हमें बी मिलता है, ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ऐसा फॉर्म ले सकता है, तो इस टाइप ऑफ फॉर्म में भी सिमिलर टी सी बाई क्यू ऐसे होगा, और मार्जिनल कॉस्ट ऐसे दिखेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए c इज इक्वल टू 150 प्लस 100 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो एवरेज कॉस्ट ऐसे दिखेगा, राइट, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट
हम डिफ्रेंशिएट करके ये देखिए, आप फंक्शन देखिए तो 150 ज़ीरो हो जाएगा, 10Q प्लस 2Q डिफ्रेंशिएट करके हमें ऐसा मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट? इनमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? ए इंटरेस्ट पेमेंट, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन बी। ये रॉ मटेरियल्स कॉस्ट होगा क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेसेस में, क्योंकि ये सब टैक्सेस यूजुअली सेम रहते हैं और चेंज होता है तभी जब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी या फैसिलिटी इंक्रीज होता है वैल्यू में, जो कि एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉपर्टी टैक्स रिमेन्स द सेम इन द ईयर, और आप जानते ही है फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि लीज, रेंटल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट या इंश्योरेंस, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं क्योंकि ये सब फिक्स्ड एसेट से डील करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट, दीज आर बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट। Okay, so I hope this is clear. Okay, this question. Okay, तो चलिए next question में जाते हैं। Next question है which of the following is an implicit cost? तो इसका भी आंसर बी होगा क्योंकि implicit cost का मतलब depreciation in the value of a company owned car, कंपनी का ओन किया हुआ कार as it wears out। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि जो कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जहाँ पर आपको कोई कैश नहीं देना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर पे ही बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पर कंपनी ओन्ड कार के बारे में कह रहे हैं एज इट वेयर्स आउट, तो इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, इसका डेप्रिसिएशन इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आउटपुट लेवल एट विच शॉर्ट रन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व रीच a minimum are listed in the order from smallest to greatest, then the order would be option C। ये आप देख सकते हैं from the cost curves and cost table, cost data, then आपको clear हो जाएगा, अभी अभी मैंने डिस्कस की है। नेक्स्ट है if an input is owned and used by the firm then it is, ये तो बहुत easy है, explicit cost is 0 obviously क्योंकि ये implicit cost होता है ना, owned and used by the firm। Next है the law of diminishing returns begins at the level where option A that is the marginal cost is at minimum, क्योंकि जब marginal cost minimum होता है तभी क्या होता है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज्ड होता है, टोटल एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमाइज्ड होता है। मैक्सिमम लेवल रीच करने के बाद उसके बाद अगर आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट करेगा। ठीक है, सो दिस इज when the marginal cost is at a minimum। Okay, next question is if a firm has a downward sloping long run average cost curve then इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, it is a natural monopoly। नेचुरल मोनोपोली का एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, गैस नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ये सब नेचुरल मोनोपोली कहलाया जाता है क्योंकि नेचुरल मोनोपोली ऑकर करते हैं जहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री 1 होता है। मोनोपोली पावर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री मतलब एक ही नंबर लाइक द मोस्ट एफिशिएंट नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इज एक्चुअली 1। तो नेचुरल मोनोपोली का क्या है कि टिपिकली बहुत हाई फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, तो इतना हाई फिक्स्ड कॉस्ट होने से क्या होता है, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू हैव मोर देन वन फर्म प्रोड्यूसिंग द गुड एक्चुअली। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इंडस्ट्री में लाइक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री डिमांड अगर 10,000 यूनिट्स हो तो फर्म प्रोड्यूस करते हैं 10,000 यूनिट्स, तो क्या होता है, इट विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट, राइट। अगर 3 फर्म्स होते तो 3,000 यूनिट, अगर मतलब 3 फर्म्स 3,000 यूनिट प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो फर्म का एवरेज कॉस्ट होगा 17 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 10,000 यूनिट्स इंडस्ट्री डिमांड है, एक फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लोएस्ट एवरेज कॉस्ट मतलब
उसे मिलेगा। तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री विल बी 1, क्योंकि एक ही फर्म प्रोड्यूस कर रहा है ऑल 10,000। ओके फाइन। क्योंकि देखिए दोनों सिचुएशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एक इंडस्ट्री 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका एवरेज कॉस्ट बहुत लो हो रहा है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल बहुत, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब जब तीनों इंडस्ट्री 3,000 यूनिट्स इंडस्ट्री जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, 17 रुपीज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इट इज़ ऑप्टिमल कि, और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, तो इट इज़ ऑप्टिमल कि एक ही इंडस्ट्री प्रोड्यूस करे, तभी ये नेचुरल मोनोपोली सिचुएशन हम देखते हैं। फाइन। नेक्स्ट है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज 0 डेफिनेटली। और क्वेश्चन नंबर 8 है, वन रीजन दैट अ फर्म में एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज दैट greater level of output make it possible for the firm to, ये ऑप्शन डी होगा, employ more specialized machinery, obtain bulk purchase discounts, employ a greater division of labor। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल फर्म एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये सारे के सारे रीजंस अप्लाइड हो सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पर एक सम गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, c इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन गिवन है, या कॉस्ट फंक्शन गिवन है, प्राइस गिवन है, ठीक है। तो चलिए हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट विल बी DC बाय DQ। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, अगर आप अब डिफ्रेंशिएट भूल गए हो तो 11-12 का टेक्स्ट बुक रेफ़र कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट विल बी 5 + 4Q। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है ये, तो 5 + 4Q इज इक्वल टू 15। तो हमें मिलता है 4Q इज इक्वल टू 15 - 5 विच इज इक्वल टू 10। ओके, सो Q इज इक्वल टू 10/4। तो हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो चलिए मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट में Q का वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो मार्जिनल कॉस्ट है 5 + 4Q। ओके, सो हम Q का वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 × 10/4। ओके, तो हमें मिलता है 10 + 5, 4 यहाँ पर कट हो जाते हैं, सो 15। सो द आंसर इज C। ओके, सो C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर ये Q² होगा, Q², 5Q² + 20Q + 10, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया गया है, डिमांड फंक्शन ऑफ द फर्म, सो वी हैव टू फाइंड द प्राइस एट विच द प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज्ड। ओके, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होने का कंडीशन क्या होते हैं, प्रॉफिट सपोज हम पाई से डिनोट करते हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P × Q, और टोटल कॉस्ट तो गिवन है C। ओके, सो P × Q मतलब इस पर्टिकुलर हम फंक्शन को लेंगे, सो इट विल बी 100Q - 3Q²। इसी तरह से ये सम सॉल्व करेंगे, माइनस टोटल कॉस्ट इज 5Q² + 20Q + 10। ये है टोटल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dπ/dq। ओके, सो dπ/dq इज 100 - 6Q - 10Q + 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
आप देख लीजिए ये, क्योंकि मैं इरेज करके फिर एक बार मतलब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करूँगी। तो ये है डिफरेंशिएशन टिल हियर, ओके। तो अब क्या है, डी टी बाई डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वी आर सेटिंग दिस थिंग, एंटायर थिंग इनटू ज़ीरो। तो हम डिफ्रेंशिएट करके हमें मिला है 100 माइनस 6q माइनस 10q माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ओके। सो ये है इक्वल टू 80 माइनस 16q विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे हमें सॉल्व करके q इज़ इक्वल टू 5 मिलता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस, ओके। तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पर डिमांड फंक्शन गिवन है। सो P इज इक्वल टू 100 माइनस 3q, 100 माइनस 3q। सो 100 माइनस 5 3 ज़ार 15। सो 100 माइनस 15 क्या है, 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85। सो इसका आंसर 2 होगा 85, ओके। सो दिस विल बी आंसर बी, ओके। सो आई होप ये क्लियर है, ये बेसिक्स ऑफ कॉस्ट था। तो हम फिर लाइक वील बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक। हम इस कंसेप्ट को हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें मार्केट्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हम स्टडी करेंगे इसी कंसेप्ट को यूज़ करके। सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे सेफ, सब्सक्राइब टू डायनामिक स्टडी, ओके, एंड शेयर द वीडियो, ओके। थैंक यू, बाय बाय।